अगर हम बजट 2026-27 को एक वाक्य में समझना चाहें तो यह बजट शब्दों से ज्यादा काम पर भरोसा करता हुआ दिखाई देता है। यह बजट यह मानकर चलता है कि भारत अब केवल संभावनाओं की बात नहीं करता। यह एक ऐसा देश है जो उन संभावनाओं को परिणाम में बदलने की स्थिति में खड़ा है। लगभग 7% की विकास दर का अनुमान, नियंत्रित महंगाई, राजकोषीय अनुशासन और वित्तीय स्थिरता, ये 4 स्तंभ इस बजट की पूरी सोच को आधार देते हैं। यह बजट इस बात को स्वीकार करता है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत को अपनी घरेलू क्षमता, विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा बढ़ाना होगा। इसी सोच के तहत सार्वजनिक निवेश पर जोर जारी रखा गया है और आयात पर निर्भरता घटाने को एक स्पष्ट लक्ष्य की तरह सामने रखा गया है। इसका सीधा फायदा आम आदमी को रोजगार, बेहतर सेवाओं और स्थिर कीमतों के रूप में मिलने की परिकल्पना की गई है। इस बजट में युवाओं को केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास का इंजन माना गया है। सरकार का संकल्प साफ है, गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों पर फोकस रखते हुए आर्थिक वृद्धि को तेज और टिकाऊ बनाना। 3 कर्तव्यों की बात इस बजट में की गई है। ये कर्तव्य हैं उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, वैश्विक उतार चढ़ाव के सामने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और लोगों की क्षमता का निर्माण करना ताकि वे भारत की समृद्धि की यात्रा में साझेदार बन सके। पिछले वर्षों में किए गए सुधारों को यह बजट एक निरंतर प्रक्रिया मानता है। 350 से अधिक सुधार जैसे जीएसटी का सरलीकरण, श्रम संहिताओं की अधिसूचना, गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का युक्तिकरण आदि, इन सबको रिफॉर्म एक्सप्रेस की तरह प्रस्तुत किया गया है जो बिना रुके आगे बढ़ रही है। केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग से अनुपालन लागत कम करने और नियमों को सरल बनाने की दिशा में संकेत साफ दिखाई देते हैं। जब हम आर्थिक वृद्धि के ठोस स्तंभों की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को इस बजट में रणनीतिक प्राथमिकता दी गई है। 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की योजना, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, बायोफार्मा शक्ति, टेक्सटाइल्स के लिए एकीकृत कार्यक्रम, ये सभी योजनाएं भारत को केवल असेंबली हब से आगे ले जाकर वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर टैक्स सुधारों की बात करें तो टैक्स सुधारों के जरिए उद्योगों को राहत दी गई है। माइक्रोवेव ओवन, विमान निर्माण और मेंटेनेंस से जुड़े कई पुर्जों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। लेदर, टेक्सटाइल और फुटवियर निर्यातकों के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है ताकि वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखें। यह सब संकेत देता है कि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को केवल नारा नहीं बल्कि जमीनी सच्चाई बनाना चाहती है। एमएसएमई सेक्टर को इस बजट में चैंपियन बनाने की स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है। 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड, 2,000 करोड़ रुपए से सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड को मजबूती और टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म को अनिवार्य बनाना, ये कदम छोटे उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या यानी नकदी प्रवाह को हल करने की कोशिश है। ट्रेड्स रिसीवेबल को एसेट बैक्ड सिक्योरिटी बनाना एक ऐसा सुधार है जिसे यूपीएससी के छात्र वित्तीय नवाचार के उदाहरण के तौर पर याद रख सकते हैं। सेवा क्षेत्र को विकास का दूसरा इंजन माना गया है। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के लिए 5 हब, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए नए संस्थान, 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स का प्रशिक्षण, ये कदम भारत को स्वास्थ्य सेवाओं का वैश्विक केंद्र बनाने की सोच को दर्शाते हैं। आयुष के तहत नए आयुर्वेदिक संस्थान और WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का उन्नयन भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करता है। डिजाइन, स्पोर्ट्स और ऑरेंज इकोनॉमी जैसे नए क्षेत्रों में भी निवेश दिखाई देता है। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स और खेलो इंडिया मिशन के तहत वैज्ञानिक कोचिंग, यह बताता है कि बजट भविष्य की नौकरियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस बजट की रीढ़ है। फाइनेंशियल ईयर 2015 में जहां सार्वजनिक पूंजीगत व्यय लगभग 2 लाख करोड़ रुपए था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2027 तक इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए तक ले जाया गया है। नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग, कोस्टल कार्गो को 6% से 12% तक बढ़ाने का लक्ष्य, ये सभी कदम लॉजिस्टिक लागत को घटाने और विकास को गति देने के लिए है। ऊर्जा सुरक्षा में भी दीर्घकालिक सोच दिखाई देती है। बैटरी स्टोरेज, सोलर ग्लास, न्यूक्लियर पावर और क्रिटिकल मिनरल से जुड़े कस्टम ड्यूटी छूट यह संकेत देती है कि भारत ग्रीन और सिक्योर एनर्जी की ओर बढ़ रहा है। शहरीकरण को केवल शहरों के विस्तार की तरह नहीं बल्कि सिटी इकोनॉमिक रीजन के रूप में देखा गया है। टियर 2 और टियर 3 शहरों, धार्मिक नगरों और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण इस बजट की खास बात है।
केंद्र सरकार का कुल व्यय 2026-27 में लगभग 41.3 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि प्रभावी पूंजीगत व्यय 17.1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचता है। राजकोषीय घाटा 4.3% जीडीपी का रहने का अनुमान है और कर्ज टू जीडीपी रेशियो 2030 तक 50% के आसपास रहने का लक्ष्य रखा गया है। यह राजकोषीय अनुशासन यूपीएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, छात्र इसको ध्यान दे सकते हैं। राजस्व स्रोतों में आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी की प्रमुख भूमिका बनी हुई है, जबकि खर्च की तरह सबसे बड़ा हिस्सा राज्य को टैक्स शेयर्स, ब्याज भुगतान और रक्षा पर जाता है। यह दिखाता है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध इस बजट का अहम हिस्सा है। और लास्ट में हम यह कह सकते हैं, यह बजट संदेश देता है कि भारत अब लोकप्रिय घोषणाओं से आगे बढ़कर संस्थागत निर्माण और दीर्घकालिक स्थिरता की राह पर चलने लगा है। यूपीएससी के छात्र इस बजट को केवल योजनाओं की सूची की तरह नहीं, बल्कि एक आर्थिक दर्शन की तरह पढ़े, जहां बुद्धि, समावेशन और अनुशासन पर एक साथ चलने की कोशिश की जा रही है।